Hi everyone, as you all know that we are discussing भारतीय न्याय संहिता 2023 टुगेदर। तो हम अभी इसमें इसके फंडामेंटल्स को क्लियर कर रहे हैं, जो कि करना बहुत ही क्रूशियल भी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस भारतीय न्याय संहिता वेरी क्लियरली। तो इसमें अब तक हमने देखा है कि क्राइम क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या होते हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या क्या होते हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ क्राइम इन क्रिमिनल लॉ। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले स्टेजेस ऑफ क्राइम। तो स्टेजेस का मतलब क्या है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको कहूँ कि लाइफ के स्टेजेस क्या क्या होते हैं, लाइफ के स्टेजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आप बर्थ लेते हो, है ना, फिर चाइल्डहुड जीते हो, फिर टीन एज में जाते हो, फिर एडल्टहुड में जाते हो, फिर शादी होती है, ब्याह होता है, फिर आप बूढ़े होते हो, देन आफ्टर डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये तो आपका लाइफ का स्टेज है। ठीक है, इन द सेम वे भारतीय न्याय संहिता लाइक जब भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है ना, तो उसके लिए कुछ स्टेजेस होते हैं। क्रिमिनल ऑफेंस में कुछ, जब भी कोई क्राइम होता है तो उसके कुछ स्टेजेस उसमें भी लगते हैं। इस क्राइम तक पहुंचने में कुछ स्टेजेस लगते हैं। हम उन स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। जैसे लाइफ से डेथ तक पहुंचने में ये सारे स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, वैसे ही किसी भी क्राइम को होने में कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो, द स्टेजेस ऑफ क्राइम अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 are based on long-standing criminal law principles developed through key judicial decisions in India. The BNS 2023 maintains four-stage schema: intention, preparation, attempt, commission. तो देखो, अगर हम भारतीय न्याय संहिता की बात करें, है ना, तो जो स्टेजेस ऑफ क्राइम है वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग क्रिमिनल लॉ प्रिंसिपल्स है। लाइक पहले से जो केसेस चलते आ रहे हैं, जो भी क्रिमिनल केसेस चलते आ रहे हैं ना, उसको जो ज्यूरिस्ट मतलब जजेस है, वो फर्दर डिटरमाइन करते हैं कि इसमें अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसमें उसकी क्या क्या जो स्टेट ऑफ माइंड है वो क्या क्या रहेगा, है ना, कैसा कैसा रहता है। अगर मैं इसको इलॉबरेट करूं तो आप समझो कि जैसे कि ये मैं हूं, ये आप हो। ठीक है, मैं आपको चाकू मारना चाहूँ, ठीक है, पर मैं आपको चाकू क्यों मारूंगा। अगर मैं आप स्ट्रेंजर हो, मैं आपको जान नहीं रहा हूँ, तो मैं पागल थोड़ी हूँ जो आपको चाकू मार दूँ, है ना। अगर भारतीय न्याय संहिता में देखो तो पागल लोगों पे तो प्रोजिक्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो अगर अब देखो दूसरा केस देखो, ये मैं हूँ, ये आप है। ठीक है, हमारा ज़मीन का विवाद चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। ठीक है, तो अब मेरा मन करेगा मैं आपको बंदूक से गोली मार दूँ। तो अब कोई क्राइम करूँगा तो उसके पहले मेरे मन में ये प्लानिंग करूँगा ना, कि मैंने पहले प्लान करूँगा कि चलो इससे मेरा ज़मीन का विवाद है, ये मेरे फैमिली को बहुत ट्रबल कर रहा है, इसको गोली से मारना ही है साले को। मतलब कि मैंने अपने मन में ये इंटेंशन बना लिया कि मारना ही है। ठीक है, और फर्दर तो उसके लिए मैं फिर क्या करूँगा, प्लानिंग करूँगा कि मुझे गन कहाँ से मिलेगा, यही सारी चीज़ें हैं, है ना। तो इस क्राइम तक पहुँचने के लिए जो जो स्टेजेस लगते हैं उसी को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो देयर आर 4 स्टेजेस। पहला इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, कमीशन। ठीक है, तो अब हम पहले स्टेज को देखें तो 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम के क्या क्या है। पहले आप इंटेंशन लाते हो कि मुझे वो क्राइम करना ही है ना। फिर आप प्रिपेयर होते हो उस इंटेंशन को अंजाम देने के लिए। फिर आप अटेम्प्ट करते हो, फिर आप उस एक्ट को कमिट कर देते हो। ठीक है, तो इंटेंशन देखो, इंटेंशन के लिए जो लीगल मैक्सिम दी रखी है वो है मेंस रिया। मेंस रिया मीन्स व्हाट। मेंस रिया मीन्स होता है गिल्टी माइंड, है ना। मेंस रिया मीन्स गिल्टी माइंड। इंटेंशन इज द मेंटल स्टेज ऑफ अ क्राइम इन्वॉल्विंग द कॉन्शियस डिसीजन आर डिजायर टू कमिट एन ऑफेंस। तो देखो, इंटेंशन बेसिकली है क्या। इंटेंशन बेसिकली एक मेंटल स्टेज है ऑफ क्राइम का, है ना,
जो इन्वॉल्व क्या करता है कि वो उसके पास कॉन्शियस डिसीजन है। कॉन्शियस डिसीजन मतलब पूरे चेतना में लिया गया डिसीजन, ठीक है। आर डिजायर टू कमिट एन ऑफेंस, आप पूरे योजनाओं के साथ, जैसे मैंने बोला ना कि अभी यहाँ पे मेरा विवाद था ज़मीन का, तो मेरा मन है कि इसको गोली मार दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी ये इंटेंशन है ना, ये मेरा एक कॉन्शियस डिसीजन है कि मैं इसको गोली से मारूंगा ही, ठीक है। और ये मेरा एक डिजायर भी है कि मुझे ये ऑफेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि इससे मेरा ज़मीन का या लफड़ा है ना। तो इंटेंशन यही होता है कि आपने सबसे पहला स्टेज यही है कि आप किसी क्राइम को करने के लिए इंटेंड होते हो, इंटेंशन लाते हो ना, उस मेंटल स्टेज में जाते हो पहले, ठीक है। नाउ द लॉ डज नॉट जनरली पनिश अ मेयर गिल्टी थॉट बिकॉज अ पर्सन हैज़ अ प्लेस फॉर रिपेंटेंस विच इज़ नोन एज लोकस पोएनिटेंशियाe बिफोर एक्टिंग ऑन इट। अब देखो, लेकिन जो आपका लॉ है ना, जो आपका लॉ है वो बस इंटेंशन के लिए कि मैं, अब जैसे कि मैं, ये 2 पर्सन का एग्जांपल है, ठीक है, मैं इसको गोली मारना चाहता हूँ, मेरे मन में ये इंटेंशन है, ठीक है, मेरे मन में ये इंटेंशन है कि मैं इसको गोली मारना चाहता हूँ। तो बस ये इंटेंशन होना ही काफ़ी नहीं है, बस लॉ इस बात के लिए ही मुझे जेल में नहीं डालेगी या फांसी पे नहीं चढ़ा देगी कि मैंने ये इंटेंशन लाया कि मुझे इसे गोली मारना है, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफन हो ये भी सकता है कि मैं इंटेंशन लाया लेकिन मैं उसको फर्दर प्रोसीड नहीं किया, ठीक है। तो इंटेंशन इज द फर्स्ट स्टेज और लॉ इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता एलोन, ठीक है। नाउ अब देखो लीगल प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे, जो इंटेंशन है इसके पीछे लीगल प्रिंसिपल जो है वो है आपका, एक सेकेंड, लीगल प्रिंसिपल है आपका एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, विच मीन्स एन एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस द माइंड इज ऑल्सो गिल्टी। तो इसके रिगार्डिंग जो केस लॉ है वो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हेंस जॉर्ज का केस, जो कि 1965 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज करती है कि जो गिल्टी माइंड है वो एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है इन क्रिमिनल लॉ, अनलेस, जब तक कि वो एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड ना किया गया उसे स्टैट्यूट द्वारा, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, इंटेंशन जो है वो पहला स्टेज है ना। इसके लिए जो लीगल प्रिंसिपल है वो क्या है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, विच मीन्स एन एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस द माइंड इज ऑल्सो गिल्टी, ठीक है। तो जो लीगल प्रिंसिपल है इंटेंशन के लिए वो ये कहता है कि अगर कोई पर्सन कोई गिल्टी एक्ट कर देता है ना, उसे तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका माइंड जो है वो भी गिल्टी ना हो, वो भी दोषपूर्ण ना हो, है ना। जब तक आप इंटेंशन ऐसा नहीं लाते हो और कोई ऐसा एक्ट आपसे हो जाता है जिससे सामने वाले को कोई क्षति हो जाती है, तो इसका मतलब, तो आप इस लीगल प्रिंसिपल के बिहाफ पे बच सकते हो। अगर आपका इंटेंशन ना रहा तो इंटेंशन दिखाना सबसे पहला स्टेज होता है किसी क्राइम को क्राइम साबित करने के लिए। तो इसके लिए जो केस लॉ है वो देखो, ये लैंडमार्क केसेस है, हर स्टेज को समझने के लिए एक लैंडमार्क केस से सपोर्ट करा गया है। तो इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हैंस जॉर्ज, जो कि 1965 का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज कराया कि जो गिल्टी माइंड है वो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है इन क्रिमिनल लॉ अनलेस एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड बाय स्टैट्यूट, जब तक कि स्टैट्यूट इंटेंशन को खुद से एक्सक्लूड ना करे कि वो एक क्रिमिनल लॉ का स्टेज है, तब तक किसी भी गिल्टी एक्ट को क्राइम नहीं माना जाएगा जब तक कि वो गिल्टी माइंड से ना किया जाए, ठीक है। नाउ द कोर्ट इन रामाचंद्र गुज्जर्स केस 1937 held that intention can only be inferred from a person's conduct and the probable effects of that conduct। तो अब देखो, रामाचंद्र गुज्जर्स के केस जो कि 1937 का है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो इंटेंशन है उसका अनुमान तभी लगाया जा सकता है
उसका अनुमान जो है वो पर्सन के कंडक्ट से लगाया जा सकता है ना, कि पर्सन करना क्या चाहता है, उसके उसके फर्दर बिहेवियर से लगाया जा सकता है, ठीक है। द प्रोबेबल इफेक्ट और फर्दर, पहले तो पर्सन के कंडक्ट, पहले पर्सन के बिहेवियर से, फर्दर उस कंडक्ट से क्या इफेक्ट आता है उस चीज़ से अनुमान लगाएगा, ठीक है। नाउ अब हम सेकेंड स्टेज को देखेंगे, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन जो है वो सेकेंड स्टेज है। प्रिपरेशन का क्या मतलब है? बेसिकली प्रिपरेशन का बेसिकली मतलब ये है कि अगर फर्दर, जैसे कि वही मतलब है कि अगर मुझे कोई क्राइम करना है, इसको गोली से मारना है, तो इसके लिए मैं बंदूक को अरेंज करूँगा ना। तो प्रिपरेशन बेसिकली मीन्स कि अरेंजिंग द मीन्स एंड मेजर नेसेसरी फॉर द कमीशन ऑफ द इंटेंडेड क्राइम। जो भी मैंने मन में इंटेंशन लिया है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए, उस क्राइम को पूरा करने के लिए जो भी प्रिपरेशन, जो भी अरेंजमेंट मैं करूँगा उसे प्रिपरेशन कहेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन जो है वो सेकेंड स्टेज ऑफ क्राइम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सच एज बाइंग अ वेपन और प्लानिंग एंड स्केप रूट, ठीक है, यही बात है। नाउ अब देखो, इसके लिए प्रिपरेशन के लिए पनिशबिलिटी देखो। प्रिपरेशन इज जनरली नॉट पनिशेबल, द लॉ इंटरवेंस only when the acts move beyond remote planning and become a direct movement toward the offense। अब देखो, जो प्रिपरेशन है, अगेन जैसे बस इंटेंशन के लिए कोर्ट हमें जेल वेल में नहीं रख सकती, वैसे ही अगर मान लो मैंने सेम गन वगैरह खरीद ली, ये मेरा एक प्रिपरेशन हुआ ना, बट मैंने फर्दर चला के किसी का मर्डर ही नहीं किया, तो क्या इसके लिए हमें कोर्ट पनिश करेगी? ऑब्वियसली नहीं, है ना। तो ऐसे ही प्रिपरेशन भी वो कंडक्ट नहीं है जिससे पूरी तरीके से आपको कोर्ट आप पे एलिगेशन लगाए या फिर प्रोसिक्यूशन करे, ठीक है। नाउ अब देखो, इसमें एक्सेप्शन देख लो, और इसमें एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन में क्या है कि अगर आप कोई सीरियस ऑफेंसेस करते हो, है ना, जो कि बीएनएस को ये बताता है कि जो प्रिपरेशन ऑफ ऑफेंस है, वो उसके पास ये पोटेंशियल है कि वो थ्रेट कर दे पब्लिक सेफ्टी को, तब जाके वो जो प्रिपरेशन है वो पनिशेबल होगा अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, तो प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, सेक्शन 149, ये पनिशेबल है अंडर भारतीय न्याय संहिता। प्रिपरेशन फॉर कमिटिंग डकैती, गैंग रॉबरी के लिए, ये भी पनिशेबल है। क्यों? क्योंकि ये थ्रेट है पब्लिक सेफ्टी को। जो चीज़ें पब्लिक, ऐसा प्रिपरेशन जो थ्रेट हो पब्लिक सेफ्टी के लिए, वो भारतीय न्याय संहिता में पनिशेबल है, ठीक है। तो इसके लिए जो केस लॉ है वो देखो, इन मलकियात सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये 1970 का केस है। इसमें क्या होता है कि जो एक्यूज्ड है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है पैडी, धान को, है ना, ट्रक में, टुवर्ड्स अ रिस्ट्रिक्टेड जोन, कोई ऐसा जोन जहाँ पे मना किया गया था, है ना, इन वायलेशन ऑफ कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि दिस वॉज मेयर प्रिपरेशन बिकॉज द एक्यूज्ड हैड एम्पल टाइम टू चेंज देयर माइंड। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा कि ये बस ओनली प्रिपरेशन था, है ना, क्योंकि जो एक्यूज्ड है उसके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है कि वो अपने माइंड को चेंज कर सकता था, मतलब उस ट्रक को उस रिस्ट्रिक्टेड जोन में ले जाने से रोक सकता था, ठीक है। फिर कोर्ट ने क्या इस्टेब्लिश किया? इस कोर्ट ने मलकियात सिंह का जो केस है वो इसलिए फेमस है कि क्योंकि कोर्ट ने इसमें बेस्ट टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। बेस्ट टेस्ट क्या होता है? बेस्ट टेस्ट जो होता है बेसिकली एग्जामाइन करता है कि जो एक्यूज्ड है वो एक्शन को कर चुका है प्लानिंग के बाद कि नहीं, है ना, यही होता है बेस्ट टेस्ट। बेस्ट टेस्ट का बेसिक मतलब होता है कितना प्रॉक्सिमेट है वो एक्शन, ठीक है। तो इफ़ द एक्ट डन वुड बी कम्प्लीटली हार्मलेस इफ़ द ऑफेंडर चेंज देयर माइंड, इट इज़ प्रिपरेशन, ठीक है। चलो अब देखो, हमने दो स्टेजेस देखे। पहला स्टेजेस देखा इंटेंशन, दूसरा देखा प्रिपरेशन। नाउ अटेम्प्ट। अटेम्प्ट इज द स्टेज वेयर द ऑफेंडर टेक्स अ डायरेक्ट overt step towards the commission of the offense and after preparation are complete। तो देखो, जो तीसरा आपका स्टेप है, जैसे आपने पहले इंटेंशन लाया, फिर आपने प्रिपेयर हुआ, फिर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अटेम्प्ट जो होता है वो स्टेप है जिसमें ऑफेंडर
के ऊपर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मतलब आपने कोई ऑफेंस किया तो आप ऑफेंडर हो गए, आपके ऊपर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि आपने ये क्राइम कमिट किया, ठीक है। ओवर्ट स्टेप्स टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस एंड आफ्टर प्रिपरेशन आर कंप्लीट, ठीक है। द अटेम्प्ट फेल्स ड्यू टू रीजन्स बियॉन्ड the offender's control, but the intention is clear and the act is proximate to the intended result। तो देखो अगर अटेम्प्ट फेल भी हो जाता है ना, अगर ऑफेंडर के कंट्रोल से अटेम्प्ट कोई फेल भी हो जाता है, पर उसमें जो इंटेंशन क्लियर है कि वो मारने ही जा रहा था, और जो वो एक्ट है वो बहुत ही प्रॉक्सिमेट था कि उससे कुछ रिजल्ट निकलता है। फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ पे खड़े हो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वही आप हम जाने दुश्मन है, और मैं यहाँ से एक अटेम्प्ट किया कि आपको मैंने बंदूक से गोली चला दी, तो भले ही इसमें मैं विफल रहा, ठीक है, भले ही मैं इसमें फेल हो गया, बट जो कोर्ट है वो मुझे पनिश करेगी। क्यों? क्योंकि मैंने ये एक अटेम्प्ट बनाया जिससे कि आपकी जान भी जा सकती थी, ठीक है। तो देखो ये जो है वो पनिशेबल है अंडर BNS में 109 है ना, फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर, और जनरली अंडर सेक्शन 62 BNS व्हेन नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड, ठीक है। तो ये पनिशबिलिटी के लिए, तो इसके लिए जो केस लॉ है वो देख लो। इसके लिए जो लैंडमार्क केस है वो अभ्यानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1961 का केस है, जिसमें क्लियरली इस स्टेज को डिफाइन किया गया है, किसको, अटेम्प्ट को डिफाइन किया गया है। किस केस में? अभ्यानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्यूज्ड होता है वो एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन बनाता है टू ए यूनिवर्सिटी टू अपीयर फॉर एन MA एग्जाम, तो उसके लिए वो एडमिट कार्ड भी गेन कर लेता है जब तक कि वो पकड़ा ना जाए, ठीक है, जब तक वो पकड़ा नहीं गया था। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डिस्पेसिंग द फर्स्ट एप्लीकेशन वॉज एन अटेम्प्ट बिकॉज ऑल प्रिपरेशन वॉज कंप्लीट एंड द एक्यूज्ड हैड कमेंस्ड डूइंग समथिंग विथ द नेसेसरी इंटेंशन मूविंग बियॉन्ड मेयर प्रिपरेशन, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि इसमें इन्होंने अटेम्प्ट कर दिया तो और इनको कोर्ट पनिश करती है। नाउ तो देखो अटेम्प्ट के लिए जो टेस्ट यूज्ड बाय कोर्ट होता है वो क्या होता है? प्रॉक्सिमेट टेस्ट। प्रॉक्सिमेट टेस्ट बताता है कि जो एक्ट किया गया है वो कितना डेंजरस है, कितना क्लोज था, ठीक है। फिर क्या होता है? इक्विवेलेंटी टेस्ट, मतलब कि वो अटेम्प्ट है वो कितना संदिग्ध था, ये बात बताता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि द एक्ट मस्ट स्पीक फॉर इटसेल्फ एंड अनइक्विकली सो द इंटेंशन टू कमिट द क्राइम, ठीक है। फिर इसमें के लिए एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस पोएटेंसिया। तो इसमें क्या होता है कि द राइट टू रिपेंट सीजेस वंस द एक्यूज्ड हैज़ क्रॉस्ड द लाइन फ्रॉम प्रिपरेशन टू एन ओवर्ट अटेम्प्ट। तो देखो ओवर्ट मतलब होता है विजिबल एंड ऑब्वियस। तो देखो हमने क्या देखा कि अटेम्प्ट देखा, अटेम्प्ट क्या होता है, ठीक है। अटेम्प्ट के लिए पनिशबिलिटी भी देखी कि हमारा अटेम्प्ट के लिए अटेम्प्ट जो होगा वो पनिशेबल होगा, है ना। BNS के बहुत सारी धाराओं में दे रखा होगा, तो हम देखेंगे उसे बाद में। फिर इसके रिगार्डिंग हमने एक केस लॉ देखा कि जो अभ्यानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है वो अटेम्प्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फर्दर हमने क्या देखा कि जो कोर्ट है ना, किसी अटेम्प्ट को कोर्ट ये देखना चाहती है कि वो अटेम्प्ट है कि नहीं, तो उसके लिए कोर्ट ने 3 टेस्ट दे रखे हैं, प्रॉक्सिमेट टेस्ट, इक्विवोकलिटी टेस्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस पोएटेंसिया टेस्ट, ठीक है। नाउ कमीशन क्या होता है? एकम्प्लिसमेंट, मतलब कमीशन मतलब वो जो क्राइम है वो पूरी तरह हो गया, ठीक है। जैसे कि वही बात है, मैंने प्लान बनाया था, आपसे मेरा विवाद था ज़मीन का, तो मैंने पहले इंटेंशन दिमाग में लाया था कि मैं आपको गोली मारूंगा, फिर मैंने प्रिपरेशन किया तो मैंने बंदूक ख़रीदा, तो फिर मैंने आप पे अटेम्प्ट किया, वो फेल हो गया, फिर मैंने अटेम्प्ट किया तो आप मर गए, तो इससे कमीशन हो गया, ठीक है। तो ये जो होता है, जो कमीशन है वो फाइनल एंड सक्सेसफुल कमीशन ऑफ क्राइम जो होता है ना। दिस इज द फाइनल एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ क्राइम वेयर द ऑफेंडर्स इंटेंडेड एक्शन रिजल्ट इन द फुल हार्म और इंजरी फॉरबिडन बाय लॉ। तो इसमें अब देखो आप मर गए, तो अब यहाँ पे आपको जो इंजरी हुई वो फॉरबिडन बाय लॉ होगी, ठीक है। फॉरबिडन बाय लॉ मतलब कि मुझे इसमें सरकार माफ़ी नहीं देगी, पनिश करेगा, ठीक है। तो अब जो पनिशबिलिटी होगा वो अंडर जो भारतीय न्याय संहिता ने जो प्रोविज़न दिया है उसके रिगार्डिंग होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए एक केस लॉ देख लो,
कमीशन के लिए इन ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि 1961 का केस है। तो इसमें जो एक्यूज्ड है वो जानबूझकर अपनी वाइफ की डेथ करना चाहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया, इस बात को हेल्ड किया कि जो एक्ट है वो अमाउंटेड टू द कमीशन ऑफ मर्डर होगा, और जो कि एम्फासाइज करेगा कि जो इंटेंशन और नॉलेज है वो की था, ठीक है, रिगार्डिंग ऑफ द इमीडिएट सेवेरिटी ऑफ द इंजरी, ठीक है। ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो देखो आज दिमाग काम नहीं कर रहा है सही से, तो मैंने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की। तो हम आगे बेर एक्ट लैंग्वेजेस को अच्छे से डिकोड करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। तो थैंक यू फॉर टुडे, इंक्लूडिंग माई सॉरी, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है मैंने एक दो चीज़ें सही से एक्सप्लेन नहीं की। थैंक यू।